अध्याय 4 फ्रांस का तृतीय गणतंत्र। 1870 के सेडान के युद्ध में तृतीय नेपोलियन बुरी तरह पराजित हुआ और 83,000 सेना के साथ बंदी बना लिया गया। इस अनर्थ की सूचना पेरिस में पहुंचने के बाद ही 4 सितंबर 1870 को तृतीय गणतंत्र की घोषणा हुई और राष्ट्र की रक्षा के लिए 3 सदस्यों जूल्स फेवर, गेम्बेता तथा जनरल त्रोचू की एक अस्थायी सरकार नियुक्त हुई, जिसने फ्रांस को पराजय से बचाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु उसके प्रयत्न व्यर्थ गए। जूल्स फेवर ने घोषणा की कि बिना युद्ध किए हम देश की 1 इंच भूमि नहीं देंगे तथा अपने किलों का एक पत्थर भी नहीं देंगे। अस्थायी सरकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक विद्वान ने लिखा है कि यह एक अस्वस्थ बच्चे के समान थी, जिसका पालन पराजय व राष्ट्रीय अपमान में हुआ था। फ्रांस परास्त हुआ। पेरिस का जर्मन सेना ने घेरा डाला और उसे जर्मन सेना के प्रवेश का अपमान सहन करना पड़ा। संधि की शर्तें तय करने के लिए राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन 11 फरवरी 1871 के बोर्दो में हुआ। परंतु स्थायी संधि होने से पहले ही फ्रांस में एक भीषण गृह कलह हो गई और पेरिस को रक्त स्नान करना पड़ा। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और जर्मनी के मध्य फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर एक संधि हुई, जिसके अनुसार आगे बताई गई शर्तें तय हुई। नंबर 1, फ्रांस को बेलफोर्ट छोड़कर समस्त अल्सास, पूर्वी लॉरेन तथा मेत्स और स्ट्रासबर्ग के किले जर्मनी को देने पड़े। नंबर 2, फ्रांस को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 करोड़ पाउंड की धनराशि 3 वर्ष के अंदर जर्मनी को देना स्वीकार करना पड़ा। नंबर 3, यह भी निर्णय हुआ कि जब तक फ्रांस क्षतिपूर्ति की राशि अदा नहीं कर देगा, तब तक जर्मन सेनाएं फ्रांस के व्यय पर फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग में बनी रहेंगी। संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थी, परंतु फ्रांस के पास इन्हें स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था और उसे स्वीकार करना पड़ा। पृष्ठ 35। दियर कार्यपालिका का अध्यक्ष। राष्ट्रीय सभा के अधिकांश सदस्य राजसत्तावादी थे। राजसत्तावादी उम्मीदवार शांति के इच्छुक थे और युद्ध बंद करना चाहते थे, किंतु गणतंत्रीय लोग, जिनका नेता गेम्बेता था, युद्ध जारी रखना चाहते थे। अतः फ्रांस की कृषक जनता ने, जो शांति की इच्छुक थी, शांतिवादी उम्मीदवारों के लिए मत दिए और इस प्रकार राष्ट्रीय सभा में उनका बहुमत हो गया। राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन केवल जर्मनी के साथ संधि करके शांति स्थापित करने के लिए ही हुआ था और बहुत से लोग समझते थे कि संधि के उपरांत उसका विसर्जन हो जाना चाहिए। परंतु उस समय फ्रांस के सामने अनेक समस्याएं थीं, जिनका समाधान तुरंत होना आवश्यक था और शीघ्र ही फिर से सामान्य निर्वाचन करना खतरनाक मालूम होता था। राष्ट्रीय सभा अपने आप को संप्रभुत्व संपन्न तथा समस्त प्रश्नों का निर्णय करने की क्षमता से युक्त समझती थी, जिसमें से सबसे प्रमुख प्रश्न फ्रांस के लिए नवीन संविधान का निर्माण करना था। राष्ट्रीय सभा में राजसत्तावादियों का बहुमत था और यदि वे चाहते तो फ्रांस में फिर एक तंत्र स्थापित कर सकते थे, परंतु ऐसे संकटापन्न समय में, जबकि शत्रु देश के अंदर विद्यमान थे, वे शक्तिशाली गणतंत्रीय अल्पमत की अवहेलना नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त वे जानते थे कि बिस्मार्क केवल अल्सास लॉरेन के समर्पण की शर्त पर ही युद्ध बंद करने को तैयार हुआ था। वे एक राजा से ऐसी अपमानजनक संधि करवाकर उसका पक्ष आरंभ से ही निर्बल करना नहीं चाहते थे। उनके लिए यही अच्छा था कि ऐसी अपमानजनक संधि गणतंत्र द्वारा ही हो। इन्हीं कारणों से उसने संविधान निर्माण के प्रश्न को सर्वसम्मति से स्थापित करके दियर को कार्यपालिका का अध्यक्ष नियुक्त किया। उसकी नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं की गई और उसका कार्य केवल राष्ट्रीय सभा के आदेशों का पालन करना था। पेरिस का असंतोष। राष्ट्रीय सभा की सरकार तथा पेरिस में शीघ्र ही मतभेद हो गया। 1779 से ही पेरिस के लोक प्रांतों की जनता की अपेक्षा अधिक उग्र बने हुए थे और प्रत्येक क्रांति में वे आगे ही रहते थे। इस समय भी युद्ध के कारण उन्होंने सबसे अधिक कष्ट उठाए थे और उन्हीं ने गणतंत्र की घोषणा की थी। फ्रांस में इस समय गणतंत्र तो था,
परंतु देश ने अभी उसे स्वीकार नहीं किया था। राष्ट्रीय सभा में राजसत्तावादियों के बहुमत को देखकर वे अप्रसन्न थे और जब उसने संविधान निर्माण के प्रश्न को स्थगित कर दिया तो उन्हें यह डर हुआ कि सभा गणतंत्र को रद्द करके एक तंत्र स्थापित करना चाहती है। आगे जो भीषण गृह कलह पेरिस में हुआ उसका मुख्य कारण भी यही था। पेरिस की शंका तथा असंतोष के कई और कारण भी थे। नंबर 1, राष्ट्रीय सभा ने मार्च 1871 में अपना स्थान बोंदो से हटाकर वारसाई निश्चित किया, जिसका स्पष्ट अर्थ ये था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस न होकर वारसाई होगी। वारसाई शताब्दियों से ब्रूवो राजाओं की राजधानी रहा था। इससे पेरिस वालों की केवल एक तंत्र स्थापित होने की आशंका की पुष्टि नहीं हुई, अपितु उनके स्वाभिमान को भी चोट पहुंची। वे इस कल्पना पर बड़े क्रुद्ध हुए कि पेरिस, जिसने अपने महान बलिदान से राष्ट्र का मस्तिष्क ऊंचा रखा था, अब राजधानी नहीं रहेगा और एक साधारण नगर की तरह इस पर एक सभा शासन करेगी जो प्रांतों के प्रतिनिधियों की होगी। पृष्ठ 36। नंबर 2, पेरिस की नाराजगी का एक कारण वहाँ की जनता का यह विचार भी था कि फ्रांस के अन्य क्षेत्रों ने उसे धोखा दिया और जब वह जर्मनी के साथ जीवन मृत्यु के संघर्ष में रत था, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। नंबर 3, इसके अतिरिक्त उन दिनों पेरिस की जनता बड़ी कठिनाई में थी। युद्ध के कारण वहाँ का सब कारोबार नष्ट हो गया और बेकारी बहुत बढ़ गई थी। इस समय वहाँ सेना से हटाए हुए हजारों बेकार सिपाही मौजूद थे। लोगों पर ऋण चढ़ गया था और वे अपने मकानों का किराया नहीं दे सकते थे। सरकार ने कुछ समय के लिए ऋण और किराए की अदायगी स्थगित कर दी थी, परंतु शांति स्थापित हो जाने पर यह रियायत हटा ली गई और 2 दिन के अंदर समस्त बकाया अदा करने का आदेश दिया गया। नंबर 4, इसके साथ ही नेशनल गार्ड के सैनिकों का वेतन भी बंद करने का निश्चय किया गया। इससे जनता में, विशेषकर पेरिस के मजदूरों में जो नेशनल गार्ड में थे, बड़ा असंतोष फैला। इस असंतोष से लाभ उठाने वाले कई प्रकार के क्रांतिवादी प्रवृत्तियों वाले लोग, अराजकतावादी, जैकोब्रे, समाजवादी आदि पेरिस में थे, जिन्होंने लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। कम्युनार्ड दल से संघर्ष। सरकार इस बढ़ते हुए असंतोष को देखकर बोर्दो से वर्साई पहुंच गई थी। उसने 28 मार्च को पेरिस से तोपें हटा लेने की आज्ञा दी। पेरिस वालों ने सरकार के इस संघर्ष का विरोध किया और सरकार से पेरिस का संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने 26 मार्च को नगर के शासन के लिए क्रांतिकारी नगरपालिका स्थापित कर ली और उसकी सत्ता के प्रयोग के लिए 5 सदस्यों की एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति नियुक्त की। उन्होंने लाल साम्यवादी झंडा फहराया और समस्त फ्रांस वासियों को पेरिस के कम्यून के समान अपने अपने यहाँ कम्यून स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक तंत्र और केंद्रीकृत शासन को रद्द करके फ्रांस की राजनीति व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन की मांग की। उनकी दृष्टि में केंद्रीकरण का अर्थ निरंकुश शासन था। वे चाहते थे कि समस्त फ्रांस में नगर पालिकाएं स्थापित हों जो जनता द्वारा निर्वाचित हों और जिन्हें स्थानीय शासन के मामलों में, यहाँ तक कि रक्षा के मामलों में भी पूर्ण अधिकार हो। केंद्रीय शासन के आधार नगर पालिकाएं हों और समस्त राज्य समष्टिवाद के आधार पर संगठित नगर पालिकाओं का संघ हो। नगर पालिका अथवा कम्यून का समर्थन करने वाले लोग कम्युनार्ड कहलाते थे। उन्हें अपनी विजय की पूर्ण आशा थी, परंतु कम्यून के अतिरिक्त पेरिस में एक स्वतंत्र सत्ता राष्ट्रीय रक्षा दल की भी थी जो कम्यून के आदेशों का पालन नहीं करती थी। इस कमजोरी के कारण पेरिस वाले सरकार की सेनाओं के सामने अधिक नहीं टिक सके। पेरिस का घेरा और पतन। पेरिस वालों के विरोध को देखकर दियर ने पहले तो अपनी सेना हटा ली और फिर यथोचित व्यवस्था करके पेरिस का घेरा डाला। अभागे पेरिस का यह एक ही वर्ष के अंदर दूसरा घेरा था, परंतु इस बार घेरा डालने वाले स्वयं फ्रांसवादी थे। जर्मन सेना पेरिस के उत्तर की ओर के किले में पड़ी हुई यह सब देख रही थी। घेरा 2 अप्रैल से 21 मई तक रहा। अंत में सरकारी सेना पेरिस में घुस गई। 7 दिन तक पेरिस में
दोनों ओर से भयंकर मारकाट होती रही और पेरिस की सड़कें लाशों से पट गईं। अंत में यह विभत्स गृह युद्ध समाप्त हुआ। सरकार ने बड़ा भयंकर बदला लिया। सैकड़ों गोली से उड़ा दिए गए और हजारों को कठिन कारावास या निर्वासन का दंड मिला। पृष्ठ 37। वर्षों तक गिरफ्तारी और मुकदमे होते रहे और दंड दिया जाता रहा। इस प्रकार पेरिस परास्त हुआ। जर्मन सैनिकों द्वारा बम वर्षा किए जाने पर भी पेरिस का इतना अहित नहीं हुआ था जितना कि रक्तपात 7 दिनों में वहां हुआ। इससे समाजवाद को ऐसी घातक चोट पहुंची कि वह शताब्दी के अंत तक अपना सिर न उठा सका और वर्षों तक पूंजीपतियों तथा मजदूरों के बीच कम्यून की स्मृतियों और कम्युनाडों की रक्त की खाई बनी रही। इस घटना के उच्च तथा मध्य वर्गीय लोगों और कृषकों के दिलों में समाजवाद और अराजकतावाद का भय बैठाकर तथा नगरों के मजदूरों में क्रांतिकारी हिंसा के मुख्य समर्थकों को हटाकर उग्रवाद को निर्बल कर दिया। इसके साथ ही इससे राजकीय सत्तावादियों का पक्ष भी निर्बल पड़ गया, क्योंकि कम्यून के दमन में जो कठोरता बरती गई उसकी प्रतिक्रिया लोगों के दिलों में उनके प्रतिकूल हुई। इसके विपरीत गणतंत्रीय पक्ष को इससे काफी लाभ पहुंचा। उसके उग्र तत्वों के निकल जाने से वह मर्यादित हो गया। कम्यून के कार्य की आलोचना। इस रक्त रंजित आंदोलन का सच्चा रूप बतलाना कठिन है। उत्पत्ति में तो यह मध्यवर्गीय गणतंत्र की कायरता अथवा देशद्रोह के विरुद्ध राष्ट्रभक्त से प्रेरित आंदोलन था। उत्पत्ति में तो यह मध्यवर्गीय गणतंत्र की कायरता और देशद्रोह के विरुद्ध राष्ट्रभक्ति से प्रेरित आंदोलन था, परंतु बाद में यह अधिकाधिक कट्टर क्रांतिकारियों का प्रभाव में आता गया। उनमें से कुछ तो 1848 के सिद्धांतों के अनुयायी थे और कुछ उन सिद्धांतों को कार्यान्वित करना चाहते थे जिनका अनुकरण आगे चलकर 1917 में रूसी साम्यवादियों ने किया। एक फ्रेंच इतिहासकार के अनुसार कम्यून हमारे समकालीन इतिहास की कुंजी है। संभवतः उसका तात्पर्य ये था कि घटना ने एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ा जिसने जनतंत्रवादियों को स्थायी रूप से विभाजित कर दिया, मजदूरों में कटुता उत्पन्न की तथा वर्ग संघर्ष को तीव्रता प्रदान की। इस विचार में पर्याप्त सत्य है। वर्गीय दृष्टि से 1870 का कम्यून किसी हद तक 1781, 1830 तथा 1848 की क्रांतियों में कृषकों तथा नगरों के मध्यवर्गीय लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे उनके विरुद्ध नगरों के शिल्पियों का विद्रोह था। इसके साथ ही यह विद्रोह राजसत्ता विरोधी था। उसमें कुछ साम्यवादी अवश्य थे और उनके नाम का कम्युनिज्म के नाम पर सादृश्य भी है, परंतु इन बातों से इस आंदोलन को साम्यवादी नहीं समझना चाहिए। इसके कार्यक्रम तथा रीतियों में साम्यवाद कुछ भी नहीं था। उसका ना तो कोई दर्शन था न कोई सुनिश्चित योजना। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। कम्यून के दमन के पश्चात राष्ट्रीय सभा ने अपने सामने उपस्थित समस्याओं की ओर ध्यान दिया। जर्मनी से संधि। सबसे पहला कार्य जर्मनी से संधि करना पहले ही हो चुका था। संधि की शर्तें तय हो चुकी थी और 10 मई 1871 को संधि पर हस्ताक्षर भी हो चुके थे। संधि तो हो गई थी, परंतु जर्मनी की सेनाएं अब भी फ्रांस में बनी हुई थीं। क्षतिपूर्ति। दूसरा जरूरी काम जितनी जल्दी हो सके युद्ध का हर्जाना अदा करना था, ताकि फ्रांस की भूमि जर्मन सेनाओं से मुक्त की जा सके। इस कार्य में दियर विशेष सहायक हुआ। पृष्ठ 38। उसे अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान था और देश के धनिकों में उसकी साख भी अच्छी थी। उसने देश से ऋण की मांग की। उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई और 2 वर्ष से कुछ ही अधिक समय में उसने युद्ध का सारा हर्जाना अदा कर दिया। सितंबर 1873 में अंतिम किश्त अदा कर दी गई और फ्रांस की भूमि पर एक भी जर्मन सैनिक न रहा। समस्त फ्रेंच राष्ट्र ने दियर को राष्ट्र के मुक्तिदाता की उपाधि देकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अत्यंत आवश्यक कार्य के साथ ही अन्य आवश्यक बातों की ओर भी ध्यान दे रहा था। निर्माण कार्य। उसने रेलों, पुलों, सरकारी तथा निजी इमारतों एवं किलों की मरम्मत कराई और जर्मनी की तरफ की नई सीमा की किलेबंदी की। इस कार्य में काफी धन व्यय हुआ, परंतु
फ्रांस उद्योग धंधों तथा व्यापार में आश्चर्यजनक तेजी से उन्नति कर रहा था, जिससे दियर को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था द्वारा राज्य के खर्चे के लिए आवश्यक धन प्राप्त होता रहा। सैन्य संगठन। दियर का एक और महत्वपूर्ण कार्य सेना का पुनः संगठन भी था। 1872 में एक कानून के द्वारा सेना का प्रशा के ढंग पर नए सिरे से संगठन किया गया और सबके लिए 5 वर्ष की अनिवार्य सैनिक सेवा की पद्धति शुरू की गई। यह सिद्धांत पूर्णतः लागू न हो सका। 5 वर्ष की अवधि को कार्यान्वित करना दुष्कर हो गया और कई लोगों के लिए नियम शिथिल करना पड़ा। दियर गणतंत्र का राष्ट्रपति। यह सब कार्य तो हुआ, परंतु संवैधानिक निर्माण के कार्य में अभी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। केवल 1871 के अगस्त तथा सितंबर के संवैधानिक कानूनों द्वारा एक अस्थायी संविधान की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति गणतंत्र के राष्ट्रपति के हाथों में रखी गई थी, जिसे अपने मंत्रियों को नियुक्त करने तथा विसर्जित करने का अधिकार था। परंतु मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रखे गए थे। इस प्रकार गणतंत्र की दिशा में एक और कदम उठाया गया था, परंतु जैसा कि हम देख चुके हैं, राष्ट्रीय सभा में राजसत्तावादियों का बहुमत था और पुनः एक तंत्र स्थापित करने के प्रयत्न हो रहे थे, किंतु राजसत्तावादियों में मतभेद था। इस समय सिंहासन के लिए 3 उम्मीदवार थे। बूर्बो वंशीय, दशम चार्ल्स का पौत्र शम्बोर्द का काउंट, ओलिये वंशीय लुई फिलिप का पौत्र पेरिस का काउंट तथा तृतीय नेपोलियन का पुत्र। और राष्ट्रीय सभा में तीनों के समर्थक विद्यमान थे, परंतु चूंकि नेपोलियन का वंश बदनाम हो चुका था, राष्ट्रीय सभा में उसके समर्थक बहुत थोड़े व्यक्ति थे। शाम्बोर्द के काउंट और पेरिस के काउंट के समर्थकों में कोई समझौता न हो सकने के कारण एक तंत्र की स्थापना न हो सकी, परंतु राजसत्तावादी लोग गणतंत्र का विरोध करते रहे। दियर स्वयं ओलिये वंश का समर्थक था और फ्रांस में गणतंत्र की अपेक्षा इंग्लैंड की तरह संवैधानिक एक तंत्र स्थापित करने के पक्ष में था, परंतु वह बड़ा चतुर था। उसने देख लिया था कि राजसत्तावादियों में मतैक्य होना असंभव है। देश भी गेम्बोता के प्रभाव में धीरे धीरे गणतंत्रीय होता जा रहा था और जुलाई 1871 के उपनिर्वाचनों में गणतंत्रीय उम्मीदवार ही मुख्यतः निर्वाचित हो रहे थे। इस कारण धीरे धीरे वह वाम पक्ष की ओर झुकता गया और कैसिमिर पेरिये जैसे व्यक्तियों की सहायता से उसने रूस में गणतंत्रीय परंतु नीति में रूढ़िवादी शासन के समर्थन के लिए वाम केंद्रीय दल का निर्माण कर लिया, क्योंकि वह समझता था कि तत्कालीन परिस्थिति में गणतंत्र ही ऐसा था जिस पर फ्रेंच लोगों में कम से कम मतभेद था। उसकी सहायता से उसने पुनर्निर्माण का कार्य करने में सफलता प्राप्त की। पृष्ठ 39। दियर का त्याग पत्र। पुनर्निर्माण के कार्य में तो दियर को राष्ट्रीय सभा के सभी दलों का सहयोग प्राप्त हो सका, परंतु संवैधानिक प्रश्नों में राजसत्तावादी उसके विरोधी रहे। उग्र गणतंत्रीय लोग भी, जिनका नेता गेम्बेता था, उस पर आक्रमण करते रहते थे। ऐसी अवस्था में उसकी स्थिति बड़ी कठिन थी। मई 1873 में राजसत्तावादियों ने उसके गणतंत्रीय विचारों से रुष्ट होकर उसमें अविश्वास का प्रस्ताव पास किया, जिस पर दियर ने अपने मंत्रियों को पदच्युत करने के स्थान पर स्वयं ही त्याग पत्र दे दिया। उसकी जगह मार्शल मैकमेहा राष्ट्रपति चुना गया, जो पक्का राजसत्तावादी था। दियर का चरित्र। दियर 1798 से 1877 अपने समय में फ्रांस के राजनीतिज्ञों में अग्रगण्य था। राष्ट्रपति होने के समय उसकी अवस्था 73 वर्ष की थी। वह बड़ा योग्य पत्रकार, इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ था। 1830 में 10वें चार्ल्स के पतन में उसका हाथ था। वह लुई फिलिप का मंत्री रह चुका था। नेपोलियन गाथा के निर्माण में उसका भाग था और द्वितीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसने लुई नेपोलियन का पक्ष लिया था। इसके उपरांत कुछ दिनों के लिए वह राजनीति से अलग रहा, परंतु 1863 में पुनः लौट आया और नेपोलियन की विदेश यात्रा की कड़ी आलोचना करता रहा, जिस युद्ध भावना के कारण
1870 का युद्ध हुआ उसको प्रोत्साहित करने का तथा द्वितीय साम्राज्य के विनाश का बहुत कुछ दायित्व उस पर था, किंतु वह स्वयं युद्ध के विरुद्ध था और इस कारण कुछ दिनों तक जनता में बड़ा अप्रिय रहा। परंतु कठिनाई के समय राष्ट्र ने उसी की सहायता चाही और उसने भी यथाशक्ति उसकी सेवा की। सेडान की पराजय के बाद जब नई अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ तो वह जर्मनी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए यूरोप की कई राजधानियों में भटका। बिस्मार्क से संधि की शर्तें तय करने का भार भी उसी ने उठाया। संधि की शर्तें बड़ी अपमानजनक थीं, परंतु इस कारण उसकी लोकप्रियता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। तृतीय गणतंत्र की उसने बड़ी सेवा की। 1871 से 1873 के उस दौर में जब तृतीय जनतंत्र संकट के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा था और उसका अस्तित्व ही अटकलबाजी का विषय बन गया था, डियर ने उसे सशक्त नेतृत्व प्रदान किया, जैसा फ्रांस के जनतंत्रों के इतिहास में कम ही हुआ। अपने इस नेतृत्व द्वारा उसने फ्रेंच जनता में यह विश्वास उत्पन्न किया कि जनतंत्रीय व्यवस्था सही भी है और सुरक्षित भी। उसने कम्युनार्ड विद्रोह का दमन किया, युद्ध का हर्जाना जर्मनी को जल्दी से जल्दी देकर फ्रांस में जर्मन सेनाओं से मुक्त किया और अनेक सुधार करके फ्रांस को पुनः अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। संविधान निर्माण के प्रश्न में बड़ी चतुराई से मध्यवर्ती मार्ग पर चलकर उसने फ्रांस को प्रतिक्रिया तथा क्रांति दोनों से बचाकर उसका महान उपकार किया। वास्तव में फ्रांस पर उसके बड़े जबरदस्त उपकार थे। वह तृतीय गणतंत्र का सच्चा संस्थापक था। मार्शल मैकमहा ने समस्त राजसत्तावादी दलों के प्रतिनिधियों का मंत्रिमंडल बनाया और ब्रांगली के ड्यूक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब राजसत्तावादियों में परस्पर समझौते के प्रयत्न आरंभ हुए। यह तय हुआ कि शाम्बोर्द का काउंट, जो संतानहीन था, पंचम हेनरी के नाम से राजा बने और उसकी मृत्यु के बाद पेरिस का काउंट सिंहासन पर आसीन हो। परंतु यह समझौता राष्ट्रध्वज के प्रश्न पर रद्द हो गया। वह तिरंगे झंडे को अस्वीकार करके बूर्बो वंश के सफेद झंडे को फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा बनाने पर अड़ गया। इस समय तक तिरंगे झंडे को समस्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया था और कोई उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। पृष्ठ 40। स्वयं मार्शल मैकमहा ने कहा था कि यदि सफेद झंडा फिर से आया तो तुरंत विद्रोह हो जाएगा। हेनरी ने भी यह घोषणा की कि यदि मैं राजा बना तो पोप को उसकी ऐहिक सत्ता पुनः दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। हेनरी की इसी हठधर्मी के कारण समझौता टूट गया। गणतंत्र पर तत्कालीन संकट टल गया और फ्रांस में किसी राजवंश के पुनः सत्तारूढ़ हो सकने की संभावना सदा के लिए नष्ट हो गई। पार्लियामेंट्री गणतंत्र की स्थापना। परंतु राजसत्तावादियों ने एक तंत्र स्थापित करने की आशा नहीं छोड़ी। उनको आशा थी कि शायद हेनरी के विचार बदल जाएं और यदि उसके विचार ना बदले तो उसके बाद पेरिस के काउंट को, जिसे तिरंगा स्वीकार था, राजा बनाना सरल होगा। अतः वे समय बिताने के प्रयत्न करने लगे। उन्हें विश्वास था कि ज्यों ही कोई राजा चुन लिया जाएगा, मैकमहा त्यागपत्र दे देगा। अतः उन्होंने उसे 7 वर्ष के लिए पुनः राष्ट्रपति चुन लिया। तभी से फ्रेंच राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष का चला आ रहा है। परंतु संविधान निर्माण का कार्य अनिश्चित काल के लिए रुक नहीं सकता था। 1873 में एक समिति की स्थापना संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए की गई। इस समय तक राष्ट्रीय सभा की राजनीति अधिक पेचीदी हो गई थी। राजतंत्रवादी एवं जनतंत्रवादी दोनों ही गुटों के उग्र तत्व अपने उदार वाले सहयोगियों से दूर हटने लगे थे और इस प्रकार इन उदार तत्वों के मेल से नवीन मध्य मार्गी शक्ति या गुट का उदय हो गया था। 1870 के बाद के फ्रेंच जीवन की एक प्रमुख विशेषता मध्य मार्गी विभिन्न तत्वों में पाई जाने वाली मिलकर एक हो जाने की यह प्रवृत्ति थी और 1875 का संविधान इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। नई परिस्थितियों में राष्ट्रीय सभा ने, जिसमें राजसत्तावादियों का बहुमत था, राजसत्तावादी राष्ट्रपति के कार्यकाल में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना का निर्णय किया। गणतंत्र के पक्ष में विरोधी मतों से केवल एक मत अधिक था। उस वर्ष उसने 3 अलग अलग कानून बनाए, 2 फरवरी में और तीसरा जुलाई में।
जिसके अनुसार गणतंत्रीय संविधान की रूपरेखा निर्धारित हुई। इस समय में गणतंत्र शब्द कहीं नहीं था। इस शब्द का समावेश करने के लिए जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था वह अमान्य रहा। बाद में परोक्ष नीति से गणतंत्र के अध्यक्ष की निर्वाचन पद्धति के उल्लेख में ही इस शब्द का प्रयोग हुआ था, और वह भी केवल एक बार। औपचारिक रूप में फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा इस संविधान में नहीं मिलती। आगे चलकर 1884 में संवैधानिक संशोधन में इसका स्पष्ट उल्लेख है, जहां कहा गया है कि शासन गणतंत्रीय रूप के संबंध में कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। नया संविधान विधान मंडल। नए संविधान के अनुसार विधान मंडल के 2 भवन रहे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट की सदस्य संख्या 300 निश्चित हुई, जिसमें से 75 का निर्वाचन तो जीवन भर के लिए स्वयं राष्ट्रीय सभा ने किया और शेष 225 के लिए डिपार्टमेंटों तथा उपनिवेशों में निर्वाचक मंडलों द्वारा 9 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रतिनिधि सभा 610 सदस्यों की रही, जिनका निर्वाचन प्रायः पुरुष वयस्क मताधिकार के आधार पर 4 वर्ष के लिए होना निश्चित किया गया। आगे चलकर 1884 में सीनेट के सदस्यों की जीवन अवधि समाप्त कर दी गई और उसके सभी सदस्य 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होने लगे। राष्ट्रपति को सीनेट की अनुमति से 4 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी प्रतिनिधि सभा को भंग करने का अधिकार रहा। पृष्ठ 41। सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में सम्मिलित सभा को राष्ट्रीय सभा का नाम देकर उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड के राजा के समान संवैधानिक रखा गया। उसे विधानमंडल के कानून के प्रस्ताव प्रस्तुत करने, अपराधियों को क्षमा करने, स्थल सेना तथा नौसेना का निर्देशन करने तथा समस्त सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार रहा। समस्त कानूनों की घोषणा करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का दायित्व भी उसी का था। वह सीनेट की अनुमति से प्रतिनिधि सभा को भंग भी कर सकता था और निर्वाचन भी करा सकता था, परंतु ये सब अधिकार नाम मात्र के थे, क्योंकि उसके प्रत्येक आदेश पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक थे, जिनके द्वारा उसकी जिम्मेदारी मंत्री की हो जाती थी। राष्ट्रपति केवल देशद्रोह को छोड़कर किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं था। उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था हुई, जिसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति स्वयं करता था, परंतु जो विधानमंडल मुख्यकर प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी था। मंत्रिमंडल। बहुमत दल के नेता की नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता था। मंत्री सीनेट अथवा प्रतिनिधि सभा किसी भी भवन से निर्वाचित किए जा सकते थे। मंत्री दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते थे, परंतु वोट करने का अधिकार उन्हें केवल निर्वाचित सदन में ही था। मंत्रिमंडल के कार्य। राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष था। शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में थी। राष्ट्रपति के प्रत्येक आदेश पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक थे, परंतु अनेक राजनीतिक दलों के होने के कारण मंत्रिमंडल अस्थायी होते थे। नया संविधान समझौते के रूप में। इस प्रकार 1875 में संवैधानिक कानून द्वारा फ्रांस में पार्लियामेंट्री गणतंत्र की स्थापना हुई। हेजन के मतानुसार 1875 का फ्रांस का संविधान इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रजातंत्रात्मक था, परंतु वास्तव में यह संविधान एक प्रकार से राजसत्तावादियों द्वारा गणतंत्रवादियों के बीच एक समझौता था। कुछ इतिहासकारों का यह तर्क है कि यह समझौता फ्रांस के सबसे प्रभावशाली वर्ग, संपन्न उच्च मध्य वर्ग की सुनियोजित योजना का परिणाम था। इस वर्ग के सदस्य राजतंत्रवादी और गणतंत्रवादी दोनों ही आंदोलन के उदार एवं मध्य वर्ग का नेतृत्व करते थे। विरोधी शिविरों में होते हुए भी उनमें घनिष्ठ सामाजिक संबंध थे और इस तरह यह बात सुनिश्चित थी कि सत्ता चाहे राजतंत्रवादी हो या गणतंत्रवादी, उस पर अधिकार इसी सामाजिक वर्ग के नेताओं का रहेगा। राजसत्तावादियों और गणतंत्रवादियों ने मिलकर एक सरल संविधान का निर्माण इसी आशा से किया था कि वह अल्पकालीन रहेगा। राजसत्तावादी समझते थे
कि संविधान में प्रजातंत्र पर अंकुश लगाए रखने के लिए और भविष्य में किसी उपयुक्त अवसर पर एक तंत्र के पुनः स्थापन को सरल बनाने के लिए काफी एक तंत्रीय तत्वों का समावेश कर दिया गया था। पृष्ठ 42। संविधान को रूढ़िवादी रूप देने का काफी प्रयत्न किया गया था। सीनेट निर्वाचन अप्रत्यक्ष रखा गया था और निर्वाचन मंडलों में प्रतिनिधि सभा के स्थानीय सदस्य भी रहा करते थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों भवनों द्वारा और 7 वर्ष के लिए किया गया, जिससे जनमत का खतरा न रहा और राष्ट्रपति के लिए जनमत पर प्रभाव डालकर समस्त सत्ता अपने हाथ में ले लेना असंभव हो गया। यह व्यवस्था करते समय राजसत्तावादियों का यह विश्वास था कि सीनेट में उनका जोर रहेगा और राष्ट्रपति तथा सीनेट दोनों मिलकर अपनी विसर्जन सत्ता के द्वारा प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण कर सकेंगे। उग्र राजतंत्रीय लोगों को उसे शीघ्र ही बदलकर उग्र गणतंत्रीय बना लेने की आशा थी। इस प्रकार सभी लोग समझते थे कि यह संविधान अधिक दिनों तक नहीं चलेगा, परंतु फ्रेंच क्रांति के बाद जितने संविधान बने उनमें वह सबसे अधिक स्थायी निकला और 70 वर्ष तक चला। इसका कारण शायद ये रहा था कि उस समय तो समस्त देश में गणतंत्रीय प्रवृत्ति जड़ पकड़ गई थी। फ्रांस में प्रत्येक क्रांति गणतंत्रवादियों ने की थी, परंतु उनका प्रभाव पेरिस तथा कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित था और इसी कारण प्रत्येक क्रांति के बाद राजसत्तावादी प्रतिक्रिया हो जाती थी, परंतु अब यह बात नहीं रही थी। जर्मनी से युद्ध की आशंका। फ्रांस की प्रगति को बिस्मार्क बड़ी सतर्कता से देख रहा था। संविधान तो उसकी इच्छा के अनुकूल गणतंत्रीय ही बना था, परंतु जिस आश्चर्यजनक तेजी से फ्रांस उन्नति कर रहा था उसे देखकर वह बहुत चिंतित हो रहा था। जर्मनी की ओर से इस समय अर्थात 1875 युद्ध की आशंका हो रही थी, परंतु जैसा हम देख चुके हैं, मेक माह के विदेश मंत्री देकाजे ने बिस्मार्क को उसके कूटनीतिक खेल में परास्त कर दिया और युद्ध का संकट टल गया। राजसत्तावादियों की पराजय। संविधान राजसत्तावादियों तथा गणतंत्रवादियों के बीच एक समझौता होने के कारण शासन के प्रजातंत्रीय तथा निरंकुश सिद्धांतों के बीच भी एक समझौता था। वयस्क मताधिकार पर स्थिर होते हुए भी उसमें राज्य के प्रमुख को बड़े व्यापार अधिकार दिए गए थे और भूतकालीन निरंकुश शासन की परंपराओं को उसमें स्थान देने का प्रयत्न किया गया था। मार्शल मैकमाह ने इस व्यवस्था से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। नए संविधान के अनुसार 1876 में निर्वाचन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि सभा में गणतंत्रवादियों का विशाल बहुमत रहा और सीनेट में भी वे काफी संख्या में पहुंच गए। मैकमाह को प्रजातंत्र से लेश मात्र की सहानुभूति नहीं थी। वह पक्का राजसत्तावादी था और अपने संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करके गणतंत्र को नाम मात्र का बना देना चाहता था। इसमें उसे समस्त राजसत्तावादियों तथा चर्च का समर्थन प्राप्त था। गिम्बेता उसका विरोधी था और वह इस बात पर जोर दे रहा था कि सच्ची पार्लियामेंट्री पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति अपना मंत्रिमंडल प्रतिनिधि सभा के बहुमत दल में से बनाए, परंतु मैकमाह प्रतिनिधि सभा की सत्ता के इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं था और कहता था कि संविधान की सीमाओं के अंतर राष्ट्रपति की स्वतंत्रता कायम रहनी चाहिए। उसने 1877 में प्रतिनिधि सभा को भंग कर डाला और इसी प्रश्न पर नया निर्वाचन करवाया। उसने निर्वाचन पर सब प्रकार के प्रभाव डालने का प्रयत्न किया और पादरियों के दल ने भी गणतंत्र के विरुद्ध बड़ा प्रचार किया, परंतु देश ने गिम्बेता के सिद्धांत के पक्ष में मत दिया। कुछ दिनों तक तो मैकमाह ने जनता के निर्णय को नहीं माना और न इस्तीफा ही दिया, परंतु उनकी स्थिति असंभव हो गई। 1878 में सीनेट में भी गणतंत्रवादियों का बहुमत हो गया। अंत में 1889 में उसने अपना पद त्याग कर दिया। पृष्ठ 43। राजसत्तावादी तथा पादरी लोग परास्त हो गए। दोनों भवनों ने मिलकर गिम्बेता के पक्के गणतंत्रवादी मित्र जूल्स ग्रेवी को राष्ट्रपति चुना। 1871 के बाद यह पहला अवसर था जबकि राष्ट्रपति, सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा सब गणतंत्रवादी थे। उस समय से गणतंत्र गणतंत्रवादियों के हाथ में ही बना रहा है। गणतंत्र का संगठन। पूर्ण विजयी होकर अब गणतंत्रवादियों ने उपयुक्त कानूनों द्वारा गणतंत्र को सुसंगठित एवं सशक्त बनाने का प्रयत्न आरंभ किया। इस कार्य में
2 व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं। गेम्बेता, जो इन दिनों प्रतिनिधि सभा का सभापति था, और लुल्स फेरी, जो कई मंत्रिमंडलों में रहा था और 2 बार प्रधानमंत्री भी बना। उन्होंने फ्रांस की संस्थाओं को गणतंत्री तथा धर्मनिरपेक्ष बनाकर राजसत्तावादियों तथा पादरी वर्ग पर जो विजय उन्हें प्राप्त हुई थी उसे पूर्ण कर लिया। नंबर 1, राजधानी वर्साई से हटाकर पेरिस में स्थापित की गई 1880 में। नंबर 2, 14 जुलाई का दिन राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया और 1880 में प्रथम बार बड़े उत्साह से मनाया गया। नंबर 3, नागरिकों को बिना किसी शर्त के सार्वजनिक सभा करने का अधिकार प्राप्त हो गया और प्रेस को भी प्रायः असीमित स्वतंत्रता दे दी गई। 1881। नंबर 4, 1883 में एक कानून द्वारा घोषणा की गई कि संविधान का गणतंत्रीय रूप कभी नहीं बदला जाएगा। नंबर 5, इसके साथ ही उन परिवारों के सदस्य जो किसी समय फ्रांस में शासन कर चुके थे, राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। नंबर 6, मजदूरों को प्रथम बार स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ट्रेड यूनियन स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई। 1848। नंबर 7, उन्होंने शिक्षा को गणतंत्र का प्रधान स्तंभ मानकर उसकी उन्नति के लिए भी प्रयत्न किए। शिक्षा के सभी स्तरों के लिए कानून बनाए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षा संबंधी कानून थे। 1881 में एक कानून द्वारा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क कर दी गई और 1882 में 6 और 13 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य कर दी गई। नंबर 8, शिक्षा का धर्म से कोई संबंध नहीं रखा गया। पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा बंद कर दी गई और अध्यापकों की नियुक्ति भी गृहस्थों में की जाने लगी। सार्वजनिक शिक्षा की यह व्यवस्था गणतंत्र के महान एवं सफल रचनात्मक कार्यों में से एक है। इस कार्य में सरकार को चर्च से, जिसका शिक्षा पर अधिकार था, संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष का वर्णन आगे किया जाएगा। साम्राज्यवाद। इन दिनों फ्रांस औद्योगिक तथा व्यापारिक दृष्टि से बड़ी उन्नति कर रहा था। इस प्रगति ने फ्रांस में औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में जूल्स फेरी का, जो 1881 में तथा 1883 से 1885 में देश का प्रधानमंत्री रहा, बहुत अधिक योग्य था। इसी कारण उसे आधुनिक फ्रेंच साम्राज्य का जन्मदाता कहा जाता है। फ्रेंच औपनिवेशिक विस्तार का औचित्य तो आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार पर सिद्ध किया गया, किंतु उसके मूल कारण नंबर 1 राजनीतिक, राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि तथा नंबर 2 मिशनरी, ईसाई धर्म व सभ्यता का एशिया व अफ्रीका के पिछड़े देशों में प्रचार की कल्पना थे। पृष्ठ 44। आर्थिक दृष्टि से व्यापार के क्षेत्र में उसे जर्मनी तथा इटली की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ा था और जो बाजार उसके हाथ से निकलते जा रहे थे, उनकी जगह नए बाजारों की आवश्यकता थी। साम्राज्यवाद का युग भी आ गया था। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की दृष्टि से जब सभी राष्ट्र उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, फ्रांस के लिए चुप बैठना कठिन था। इस प्रकार राष्ट्र की प्रतिष्ठा की वृद्धि से फ्रेंच जनता को गौरवपूर्ण संतोष होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त वह यह भी समझता था कि साम्राज्य निर्माण की ओर ध्यान देने से फ्रेंच जनता का ध्यान अल्सास लॉरेन की ओर से हट जाएगा और प्रतिशोध की भावना शांत रह जाएगी। 1878 में बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क ने इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड सेल्सबरी के द्वारा फ्रांस को उत्तरी अफ्रीका में स्थित ट्यूनिस प्रदेश पर अधिकार कर लेने का सुझाव दिया था और वह अल्सास लॉरेन की तरफ से फ्रांस का ध्यान हटाने की दृष्टि से उसे इस दिशा में प्रोत्साहन भी दे रहा था। जूल्स फेरी ने 1881 में ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया और 1848 में मेडागास्कर पर फ्रेंच संरक्षण स्थापित किया। 1882 में पूर्वी एशिया में स्थित टोकिंग ने वहां रहने वाले फ्रेंच व्यापारियों की सहायता करने के लिए चीन के विरुद्ध एक सेना भेजी, जिसने अंत में संपूर्ण अनाम प्रदेश पर अधिकार कर लिया। सैगोन, कोचीन चीन तथा कोडम्बिया पर पहले से ही फ्रेंच का अधिकार था। 1887 में इन चारों प्रदेशों को शामिल करके फ्रेंच
इंडो चीन के नाम से फ्रेंच अधीनता में एक राज्य बना दिया गया। फ्रेंच में इस नीति का आरंभ से ही विरोध किया गया था। इसमें बड़ा खर्च हो रहा था और फ्रेंच जनता डर रही थी कि इस नीति से कहीं फ्रांस को उसी प्रकार अपमानित न होना पड़े जैसे तृतीय नेपोलियन के समय में मैक्सिको के मामले में होना पड़ा था। फेरी की औपनिवेशिक नीति का सबसे बड़ा विरोधी क्लीमेंसो था। क्लीमेंसो को डर था कि साम्राज्य निर्माण की नीति से फ्रांस अल्सास लॉरेन को भूल जाएगा, परंतु फेरी विरोध की बिल्कुल परवाह न करके अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करता रहा। फेरी के नेतृत्व में फ्रेंच साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, परंतु एशिया में फ्रेंच सेना की एक जरा सी हार के कारण वह बड़ा अप्रिय हो गया और 1885 में उसके मंत्रिमंडल का पतन हो गया। संकट में राजनीतिक स्थिति। फेरी के पतन के बाद फ्रांस की राजनीतिक स्थिति कुछ दिनों के लिए बड़ी संकटापन्न और अनिश्चित रही। वह अपनी लोकप्रियता पुनः प्राप्त न कर सका। फ्रेंच गणतंत्र के रक्षक और उसके प्रधान आधार स्तंभ गेम्बता का 1882 में देहांत हो चुका था। अब ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रहा था जो राजनीति को ऊंचे स्तर पर रखकर देश को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाता। राजनीति में स्वार्थियों की भरमार हो गई। गणतंत्रीय दल में भी फूट पड़ गई और मंत्रिमंडल बड़ी जल्दी बनने बिगड़ने लगे। राष्ट्रपति ग्रेवी को, यद्यपि उसका चरित्र निर्मल था, अपने जमाता विल्सन के कारण, जिस पर राजकीय सम्मान बेचने का दोष लगाया गया था, पद त्याग करना पड़ा 1887 में। इससे गणतंत्र की बड़ी बदनामी हुई। सरकार शिक्षा संबंधी, चर्च विरोधी तथा औपनिवेशिक नीतियों के कारण भी देश में गणतंत्र के शत्रु बढ़ रहे थे। राजनीति की इस डामाडोल स्थिति में गणतंत्र के शत्रु उसे नष्ट करने का उद्योग करने लगे। पृष्ठ 45। गेम्बेता। गेम्बेता 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में से था। उसके विचार गणतंत्रीय थे। तृतीय नेपोलियन के समय में वह सदा उसके शासन का विरोध करता रहता था। उसके पतन के बाद गणतंत्र की घोषणा करने वालों में वह प्रमुख था। युद्ध जारी रखने के लिए जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी, उसमें वह युद्ध मंत्री था। जब जर्मन सेना पेरिस में प्रवेश करने लगी तो वह एक गुब्बारे में बैठकर पेरिस से निकल भागा और उसने राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध जारी रखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया तथा फ्रांस के मस्तक को ऊंचा रखा। वह जर्मन में अपमानपूर्ण शर्तों पर संधि करने के लिए तैयार नहीं था और युद्ध जारी रखना चाहता था। संधि हो जाने के बाद वह राजसत्तावादियों के विरुद्ध गणतंत्र के पक्ष में लोकमत तैयार करने का प्रयत्न करता रहा और अंत में सुरक्षित रूप से गणतंत्र की स्थापना कर सका। वह प्रतिनिधि सभा में गणतंत्रीय दल का नेता था और प्रतिनिधि सभा की सर्वोच्च सत्ता तथा उत्तरदायी मंत्रिमंडल के सिद्धांत का समर्थक था। उसने मार्शल मैकमाह के गणतंत्र को एक तंत्र में परिवर्तित करने के प्रयत्नों का विरोध किया। 1877 के महत्वपूर्ण निर्वाचन में अपनी प्रभावशाली वक्तृता से उसे परास्त कर गणतंत्रीय दल को विजयी बनाया और तृतीय गणतंत्र को सुरक्षित कर दिया। वह पादरी वर्ग का बड़ा विरोधी था और उसे गणतंत्र का प्रधान शत्रु समझता था। वह बड़ा निस्वार्थी था। उसने राष्ट्रपति का पद अस्वीकार कर दिया, प्रधानमंत्री भी केवल एक बार, और वह भी केवल 3 महीनों के लिए रहा। फिर भी दियर के बाद समस्त फ्रेंच राजनीतिज्ञों में उसका प्रभाव सर्वोपरि था। निसंदेह वह तृतीय गणतंत्र का वास्तविक जन्मदाता और संरक्षक था। राजसत्तावादियों तथा पादरी वर्ग के कुचक्रों से उसकी रक्षा उसी की सेवाओं के कारण हो सकी। गेम्बेता अपने युग का एकमात्र फ्रेंच नेता था जिसने एक सक्षम राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया। प्रभावशाली कार्यकारिणी तथा संगठित राजनीतिक दल की स्थापना उसके जीवन के ऐसे लक्ष्य रहे जिन्हें वह पूर्ण न कर सका। उसकी इस असफलता का एकमात्र कारण उसकी योग्यता थी। साधारण योग्यता से फ्रेंच राजनीतिज्ञ जो प्रजातंत्र को अच्छे औसत की अवस्था मानते थे, अपने इस प्रभावशाली साथी से जलते थे और इसीलिए उन्होंने न तो उसे अधिक समय तक सरकार बनाने का और न ही निर्वाचन संबंधी सुधार करने का अवसर दिया। तृतीय गणतंत्र की कठिनाइयां। गृह युद्ध।
सेडान के युद्ध में परास्त होने के बाद फ्रांस में जर्मनी से संधि के लिए राष्ट्रीय सभा ने एक कार्यवाही गणतंत्र की स्थापना की थी, परंतु संधि होने के पहले ही उसे पेरिस के क्रांतिकारी कम्यून के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसने एक भयंकर गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया, जिसका सरकार बड़ी कठिनता से 7 दिनों की भयंकर मारकाट के बाद ही दमन कर सकी। जर्मनी से युद्ध की संभावना। इसके बाद 1875 में राष्ट्रीय सभा ने विधिवत गणतंत्र की स्थापना की। इसे भी आरंभ से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसा कि हम देख चुके हैं, उसी वर्ष फ्रांस को जर्मनी की ओर से युद्ध की आशंका उपस्थित हो गई, पर विदेश मंत्री देकाजे ने अपनी कूटनीतिक चाल से बड़ी सफलतापूर्वक उस संकट को टाल दिया। देश के अंदर भी गणतंत्र को आरंभ से ही राजसत्तावादियों की ओर से वर्षों तक संकट बना रहा, जिसने 1889 में जनरल बुलांजे के नेतृत्व में बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। जनरल बुलांजे गणतंत्र के शत्रुओं में कई प्रकार के लोग थे। राजसत्तावादियों के अतिरिक्त पादरी वर्ग, सेना के अधिकारी, कृषक, दुकानदार, जो अभी तक कम्यून की स्मृति से कांपते थे, उग्र देशभक्त जो समझते थे कि अगले युद्ध में निरंकुश जर्मन साम्राज्य के सामने गणतंत्र अत्यंत निर्बल प्रमाणित होगा, आदि सभी प्रकार के लोग उसके शत्रु थे और उसका अंत करना चाहते थे। पृष्ठ 46। उन लोगों को एक नेता भी मिल गया। वह था जनरल बुलांजे। वह एक अच्छा सैनिक अफसर था और 1886 में युद्ध मंत्री बन गया था। आरंभ में वह गणतंत्रीय था, परंतु वह बड़ा उच्चाकांक्षी था और उसे भले बुरे का विचार बिल्कुल नहीं था। उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था और वह बड़ा प्रभावशाली वक्ता था। उसने बारकों में सैनिकों को रहने की अवस्थाओं में सुधार करके और अनिवार्य सैनिक सेवा की अवधि को कम करने की योजना सामने रखकर सेना को प्रसन्न कर लिया और जर्मनी से राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की बातें करके जनता में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। उसका अनेक समाचार पत्रों पर अधिकार था, जो उसके नेतृत्व में जर्मनी से बदला ले सकने की संभावना की चर्चा करने लगे। जनता के सामने गणतंत्र के संरक्षक की तरह खड़े होकर उसने संविधान को पूरी तरह से बदल देने की मांग की। उसका कार्यक्रम तो अस्पष्ट था, परंतु शायद उसका उद्देश्य विधानमंडल के महत्व को कम करना, राष्ट्रपति के अधिकारों का विस्तार करना और उसका जनता द्वारा निर्वाचन कराने की व्यवस्था करना था। शीघ्र ही राजसत्तावादी, पादरी, बोनापार्टिस्ट, उग्र गणतंत्रीय, समाजवादी आदि अनेक प्रकार के लोग जो सरकार के विरोधी थे, उसके साथ हो गए। पेरिस का काउंट उसका समर्थक था और क्लीमेंसो जैसे उग्र गणतंत्रवादी भी उसके साथ थे। उन सबका एक राष्ट्रीय दल बन गया और उन्होंने शासन का रूप निर्धारित करने के लिए जनमत संग्रह की मांग की। उन्हें आशा थी कि इस प्रकार बोलांजे को अधिनायक बनाकर पेरिस के काउंट को राजा बनाने के लिए मार्ग तैयार किया जा सकेगा। 1888 में सरकार के पतन के बाद वह पेरिस से बाहर प्रांतों में सेना की कमांड के लिए भेजा गया, परंतु वह शीघ्र ही बिना छुट्टी के पेरिस लौट गया और पदच्युत कर दिया गया। इस पर उसने प्रतिनिधि सभा के लिए कई डिपार्टमेंटों से उम्मीदवार बनकर निर्वाचन के लिए खड़ा होना शुरू किया और 5 महीनों में 6 बार निर्वाचित हुआ। अंत में 1879 की जनवरी में वह पेरिस के निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हुआ और वहां से भी विशाल बहुमत से निर्वाचित हो गया। गणतंत्र के लिए इस तरह एक महान संकट खड़ा हो गया। यदि इस समय वह नेपोलियन के समान सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न करता तो सफल हो सकता था, परंतु उसमें इतना साहस नहीं था। गणतंत्री लोग भी संकट को देखकर चिंतित हो उठे। सरकार ने उस पर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का दोष लगाया और सीनेट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया, परंतु वह फ्रांस से भागकर बेल्जियम पहुंच गया। उसकी अनुपस्थिति में उस पर मुकदमा चला और उसे आजीवन कारावास का दंड मिला। उसके पलायन से उसका दल छिन्न भिन्न हो गया। कुछ महीनों में उसने भी ब्रुसेल्स में आत्महत्या कर ली और इस प्रकार गणतंत्र पर से एक महान संकट टल गया। उसके शत्रु कलंकित हो गए और इस अग्नि परीक्षा में से वह और भी सशक्त होकर निकला। परिणाम,
इस घटना के कई उल्लेखनीय परिणाम हुए। इसका तत्कालिक परिणाम तो यह निकला कि अवसरवादी गणतंत्रवादियों को नवजीवन प्राप्त हुआ तथा शासन पर उनका अधिकार अगले दशक के लिए सुरक्षित हो गया। उग्र गणतंत्रवादियों में फूट पड़ गई तथा राजतंत्रवादियों और बोनापार्ट समर्थकों की प्रतिष्ठा में कमी आई। अब सरकार ने सेना तथा विदेशी मामलों के संबंध में नई नीतियों पर कार्य करना आरंभ किया। उसने सैनिक सेवा की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी और सेना के प्रतिक्रियावादी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रीय लोग गणतंत्र पर मित्रहीन होने तथा विदेश नीति में भीरू होने का दोष लगाते थे। पृष्ठ 47। इस शिकायत को दूर करने के लिए सरकार ने रूस के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयत्न शुरू किया। इस घटना से एकतंत्र के पुनः स्थापन की आशा मिट गई। यह अवसर सबसे अनुकूल था। अब ऐसा अवसर प्राप्त होना कठिन था क्योंकि सेना से राजसत्तावादी लोग हटा दिए गए थे और एकतंत्र के पक्के समर्थक पादरी दल में भी फूट पड़ गई थी। पोप 13वां लियो समझ रहा था कि फ्रेंच कैथोलिक लोग अपने धर्म को राजसत्तावादी राजनीति से अभिन्न समझकर गलती कर रहे थे। अतः उसने 1892 में उन्हें वर्तमान शासन को स्वीकार करने तथा गणतंत्र का विरोध करने का आदेश दिया। इस आदेश से कैथोलिक दल में फूट पड़ गई। कई लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया और कई लोग उसके अनुसार आचरण करने लगे। ड्रेफस का मामला। 1894 में होने वाले ड्रेफस के मामले ने फ्रांस के गणतंत्र की जड़ों को बुरी तरह झकझोर दिया। एल्फ्रेड ड्रेफस मूलतः एक यहूदी था और फ्रांस की सेना में कप्तान के पद पर कार्यरत था। उस पर देश के प्रति गद्दारी का आरोप लगाया गया कि उसने जर्मनी को फ्रांस के कुछ सैनिक रहस्य प्रकट किए हैं। फलतः उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और शीघ्रता से सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान ड्रेफस ने अपने निर्दोष होने के कई प्रमाण दिए, परंतु सैनिक अदालत ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे अमेरिका के एक निर्जन टापू में कैदियों का जीवन बिताने के लिए भेज दिया। 1896 में जब कर्नल पिकार्ड की नियुक्ति सेना में गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष के पद पर की गई, उसने विशेष जानकारी प्राप्त करने के बाद सरकार को सूचित किया कि जिन सबूतों के आधार पर ड्रेफस को दंडित किया गया था वे जाली थे। उनका मूल लेखक मेजर एस्टरहेजी था। सरकार ने सेना और सैनिक न्यायालय के सम्मान की रक्षा के लिए कर्नल पिकार्ड को पदच्युत करके ट्यूनिस भेज दिया, परंतु अब यह मामला जनता में लोकप्रिय हो गया था। अतः लोगों ने सरकार के विरुद्ध आवाज उठानी प्रारंभ कर दी थी। अतः सरकार ने मेजर एस्टरहेजी के विरुद्ध मुकदमा चलाया और उसे निर्दोष घोषित करके न्यायालय के सम्मान को बचाना चाहा। इतना ही नहीं, न्यायालय ने कर्नल पिकार्ड को झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन सरकार की ये कार्यवाही फ्रांस के साम्यवादियों, गणतंत्रवादियों और प्रोटेस्टेंटों को संतुष्ट नहीं कर सकी। धीरे धीरे ड्रेफस के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। अब उसे एथेल जोला और अमतोले फ्रांस जैसे उपन्यासकार और कलमे शू जैसे राजनीतिज्ञों की भी सहानुभूति प्राप्त हो गई थी। इस समय सेना में गुप्तचर विभाग में अध्यक्ष के पद पर कर्नल की नियुक्ति हुई। उसने 1899 ईस्वी में यह घोषणा करने के बाद कि जिन कागजों के आधार पर ड्रेफस को दंड दिया गया था वे जाली थे, आत्महत्या कर ली। उन जाली कागजों को उसने स्वयं बनाना भी स्वीकार किया। अतः फ्रांस में एक तीव्र विवाद उठ खड़ा हुआ। ड्रेफस के समर्थकों ने उसके मामले को पुनः उठाने का दबाव डाला। अतः 1899 ईस्वी में यह मामला पुनः न्यायालय के सम्मुख लाया गया। न्यायालय ने उसे पुनः दोषी ठहराया, किंतु उसकी सजा को घटाकर आजीवन कारावास से 10 वर्ष में बदल दिया। बाद में राष्ट्रपति ने अपने विशेषाधिकार से उसे रद्द कर उसे मुक्त कर दिया, परंतु ड्रेफस के समर्थक उसे निर्दोष घोषित करना चाहते थे। उनके दबाव के कारण 1906 में ड्रेफस पर पुनः अदालत में मुकदमा चलाया गया और उसे निर्दोष घोषित किया गया। उसकी सेना में मेजर के पद पर पुनः नियुक्ति की गई और उसे सम्मानित करने के लिए उसे लीपियन ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई। इससे गणतंत्र की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना का अवसर प्राप्त हुआ। पृष्ठ 48। पनामा कंपनी का गोलमाल। जिन दिनों बुलाजे की ओर से गणतंत्र का जीवन संकट में पड़ा हुआ था, उन्हीं दिनों उसके शत्रु ने
पनामा नहर खोदने के लिए बनाई हुई पनामा कंपनी के गोलमाल का उपयोग करके सरकार को बदनाम और निर्बल करने का भी प्रयत्न किया। पनामा कंपनी के डायरेक्टरों ने लोगों को प्रलोभन देकर फंसा लिया था और उसमें करोड़ों रुपए के शेयर लगे हुए थे। 1888 में उसका दिवाला निकल गया, जिससे साझेदारों को अपार हानि, लगभग 6 करोड़ पाउंड की हानि हुई। जांच करने पर इस बात का पता चला कि इस भ्रष्टाचार में कई मंत्री और पार्लियामेंट के सदस्य भी शामिल थे। सरकार ने सच झूठ बोलकर इस मामले को दबाने का प्रयत्न किया। बोलांजे के संकट की समाप्ति तक तो मामला दबा रहा, परंतु अंत में सत्य प्रकट हो गया और गणतंत्र की काफी बदनामी हुई। परंतु सरकार इस आक्रमण को भी सहन कर गई। गणतंत्र ने फ्रांस की काफी सेवा की थी। उसने उद्योग धंधों तथा व्यापार की उन्नति की थी, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की थी, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था जो विस्तार में केवल इंग्लैंड के साम्राज्य से ही छोटा था, और अंतर्राष्ट्रीय संसार में फ्रांस को पुनः प्रतिष्ठित पद पर आसीन कर दिया था। इन सब सेवाओं के कारण गणतंत्र की नींव मजबूत हो गई थी और वह इन धक्कों को सरलता पूर्वक सह सका। आगे चलकर यहूदी ड्रेफुस के मामले में भी गणतंत्र को एक भयंकर संकट के दौर से गुजरना पड़ा। रोमन कैथोलिक चर्च की ओर भी गणतंत्र को निरंतर भय बना रहता था, जिसका निराकरण अनेक कानूनों द्वारा उसके प्रभाव को कम करके किया गया। इन कठिनाइयों और उसके निराकरण का वृतांत आप आगे सुनेंगे। इस प्रकार गणतंत्र पर अनेक संकट आए, परंतु वे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। विदेश नीति 1871 से 1914। सन 1871 के उपरांत फ्रांस की विदेश नीति के 3 उद्देश्य थे। नंबर 1, पुनर्निर्माण के लिए शांति कायम रखना। नंबर 2, जर्मनी से पराजय का बदला लेना। तथा नंबर 3, उसका एकांतवास से छुटकारा पाना, जिसमें बिस्मार्क ने उसे फंसा दिया था। तृतीय गणतंत्र का जन्म राष्ट्रीय संकट काल में हुआ था। फ्रांस से युद्ध छेड़ने से पहले बिस्मार्क ने उसे बिल्कुल मित्रहीन बना दिया था। बाद में भी, जैसा कि हम सुन चुके हैं, बिस्मार्क की नीति के कारण फ्रांस अकेला बना रहा। फ्रांस से संधि हो चुकी थी तथा ऊपर से बिस्मार्क का व्यवहार भी मित्रतापूर्ण था, परंतु फ्रेंच जनता राष्ट्रीय अपमान तथा अल्सास लॉरेन की क्षति को भूल नहीं सकती थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि फ्रेंच विदेश नीति के निर्धारक तत्व के रूप में अल्सास लॉरेन की क्षति व राष्ट्रीय अपमान के बदले की भावना पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्सास लॉरेन का प्रश्न 1870 से 1914 के काल में फ्रेंच नीति निर्माताओं के मस्तिष्क से नहीं निकला, किंतु वह एक उत्तेजक के रूप में रहा, जहर के रूप में नहीं। यद्यपि अधिकांश फ्रांसवादियों ने 1871 के उपरांत जर्मनी को क्षमा नहीं किया, परंतु आगे चलकर बदले का विचार अपनी अपील खो चुका था। अल्सास लॉरेन की क्षति ने उस राष्ट्रीय उन्माद को उत्पन्न नहीं किया जो इन वर्षों में फ्रेंच जनता के साथ जोड़ी जाती है। फिर भी उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला निरंतर धधकती रही, परंतु अकेला फ्रांस जर्मनी से बदला नहीं ले सकता था। उसके लिए उसे मित्रों की आवश्यकता थी, किंतु बिस्मार्क की कूटनीति के कारण उसे कोई मित्र नहीं मिल सका था। पृष्ठ 49। वास्तव में पहले 20 वर्षों में मित्र पाने का कोई विशेष प्रयत्न भी फ्रांस ने नहीं किया, क्योंकि उसे केवल रूस अथवा ब्रिटेन की ही मित्रता प्राप्त हो सकती थी, और इस मित्रता का मूल्य इनमें से दूसरे की शत्रुता होती, जिसके लिए फ्रांस तैयार नहीं था। फिर भी कुछ राज्यों की सहानुभूति उसे अवश्य प्राप्त होती रही, और जब 1875 में जर्मनी से युद्ध की आशंका दिखाई देने लगी, तो रूस के जार तथा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने बीच बचाव करके फ्रांस की रक्षा की। रूस के साथ मैत्री स्थापित करने का अवसर फ्रांस को 1878 में भी मिला, जबकि सेंट स्टीफेनो की संधि पर विचार करने के लिए बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी रूस का विरोध कर रहे थे और बिस्मार्क भी ऑस्ट्रिया की ओर झुक चुका था। उस समय तक फ्रांस ने अपनी आंतरिक स्थिति सुधार ली थी और वह सम्मेलन में एक महान शक्ति की हैसियत से भाग ले सका था। रूस और फ्रांस के बीच इस समय संधि हो जाने की संभावना थी, परंतु बिस्मार्क ने ऐसा नहीं होने दिया और उसने स्वयं 1881 में रूस से संधि कर ली। फ्रांस और रूस। फ्रांस के एकाकी बने रहने का मुख्य कारण तो बिस्मार्क की कूटनीति ही थी, परंतु उसका गणतंत्रीय संविधान भी उसके मार्ग में बाधक था।
उस समय यूरोप की अन्य महान सत्ताएं एक तंत्रीय थीं, जो या तो इसे एक खतरनाक उग्रवादी प्रयोग या निर्बल अस्थिर सरकार समझकर उसे मित्रता के अयोग्य समझती थी। यूरोप के महान राज्यों में रूस ही एक ऐसा था जो फ्रांस के साथ मैत्री कर सकता था, क्योंकि उसकी ऑस्ट्रिया से नहीं बनती थी और ऑस्ट्रिया जर्मनी का मित्र था, परंतु उससे मैत्री न हो सकने के कारण केवल बिस्मार्क की कूटनीति ही थी। फ्रांस के गणतंत्रवादी जार के निरंकुश शासन को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उधर स्वयं जार को गणतंत्रवाद से घृणा थी और फ्रांस के अस्थिर मंत्रिमंडलों को देखकर भी वह उसकी मैत्री व्यर्थ समझता था। 1885 में फ्रांस की सरकार ने महान रूसी अराजकतावादी क्रोपाटकिन को, जो फ्रांस की जेल में बंद था, उसकी सजा समाप्त होने के पहले ही मुक्त करके जार को नाराज कर दिया था। इस पर जार ने नए फ्रांस राजदूत को स्वीकार करने तक से इनकार कर दिया था। बिस्मार्क ने इन सब बातों का पूरा लाभ उठाया था और रूस को फ्रांस से मिलने नहीं दिया था। परंतु धीरे धीरे जार को बिस्मार्क की मैत्री में संदेह होने लगा और वह फ्रांस की ओर झुकने लगा था। यह बात अप्रैल 1887 में स्पष्टता प्रकट हो गई। 20 अप्रैल 1887 को अल्सास के सीमांत पर जर्मन अधिकारियों ने बड़े अपमान युक्त और निर्दयी ढंग से फ्रांस के एक पुलिस कमिश्नर श्नीबेल को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। इस घटना से फ्रांस में बड़ी उत्तेजना फैली। जब यह समाचार सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचा तो तृतीय अलेक्जेंडर ने स्वहस्तलिखित पत्र कैसर को लिखा और उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि यदि फ्रांस और जर्मनी में युद्ध छिड़ा तो 1884 की संधि के अनुसार वह तटस्थ नहीं रह सकेगा। इस पत्र को पाकर कैसर ने बिस्मार्क से पूछे बिना ही श्नीबेल को तुरंत मुक्त कर दिया। 1887 में आर्थिक स्थिति कठिन होने के कारण जार जर्मनी से ऋण लेना चाहता था, परंतु बिस्मार्क ने इनकार कर दिया। इस पर 1887 में फ्रांस ने रूस को एक भारी ऋण दिया और 1891 तक 2 और ऋण दिए। इस सहायता से जार का रुख फ्रांस के अनुकूल हो गया। इतिहासकार गूच ने लिखा है, इतनी अधिक आर्थिक सहायता एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को तभी देता है जब उनके मध्य कोई संगठन स्थापित हो गया हो अथवा होने की संभावना हो। पृष्ठ 50। इन्हीं दिनों फ्रांस बुलांजे के संकट पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति एवं स्थिरता का प्रमाण दे चुका था। 1890 के मई मास में 9 रूसी अराजकतावादियों को गिरफ्तार करके भी उसने जार की कृतज्ञता प्राप्त कर ली थी। 1890 में बिस्मार्क के पतन के बाद रूस अकेला पड़ गया और इंग्लैंड से भी मध्य एशिया में तनातनी बढ़ने लगी। ऐसी दशा में उसे किसी शक्ति से मैत्री स्थापित करना आवश्यक था। फ्रांस के भी इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, अतः दोनों में मैत्री स्थापित होने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया। आगे चलकर हम देखेंगे कि 1893 में रूस तथा फ्रांस की संधि हो गई और फ्रांस का एकाकीपन मिट गया, परंतु यह बिस्मार्क के पतन के बाद ही संभव हो सका। फ्रांस और इटली। 19वीं शताब्दी में फ्रांस और इटली के मध्य 1870 से 77 के समय में वैमनस्य रहा। इसका कारण फ्रेंच राजनीति पर कैथोलिक उग्रवादियों का प्रभाव था। राष्ट्रपति मेकमह स्वयं उग्र कैथोलिक था तथा इटली को भय था कि कहीं फ्रांस का यह वर्ग पोप की सत्ता को स्थापित करने हेतु कदम न उठाए। 1868 के बाद वैमनस्य का कारण अफ्रीका बना। उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिस के प्रदेश पर फ्रांस तथा इटली दोनों की आंखें लगी हुई थीं। 1878 में बिस्मार्क ने इटली को ट्यूनिस पर अधिकार कर लेने के लिए संकेत किया था, परंतु फ्रांस को अप्रसन्न करने के भय से उसने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। किंतु बिस्मार्क को तो दोनों में वैमनस्य उत्पन्न करना था। जब उसने देखा कि इटली फ्रांस को नाराज नहीं करना चाहता, तो उसने फ्रांस को उत्तेजित किया और फेरी ने 1881 में ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया। इससे इटली बहुत नाराज हो गया और उसने जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया से फ्रांस के विरुद्ध संधि कर ली। इटली फ्रांस का मित्र बन सकता था, परंतु ट्यूनिस के मामले ने उसे शत्रु बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड। इंग्लैंड से तानातनी इजिप्ट के मामले में उत्पन्न हुई। यद्यपि आरंभ में दोनों वहां परस्पर सहयोग करते रहे। इजिप्ट पर नाम मात्र को टर्की के सुल्तान का प्रभुत्व था। वहां का शासक इस्माइल पाशा था। वह सुधार प्रिय होने के साथ ही बड़ा अपव्ययी था
और अपने अनाप शनाप खर्च के लिए उसने बाहर से बहुत सा कर्ज ले लिया था। उस पर अधिकांश कर्ज अंग्रेजों तथा फ्रांसवादियों का था। जब उसे धन की कमी से कठिनाई होने लगी तो उसने स्वेज नहर कंपनी के अपने सारे हिस्से इंग्लैंड को बेच डाले। स्वेज नहर के बन जाने के बाद ही इंग्लैंड को इजिप्ट से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि उसके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इजिप्ट तथा स्वेज नहर की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। स्वेज नहर कंपनी के हिस्से खरीदने के बाद उस नहर की व्यवस्था में इंग्लैंड का बहुत बड़ा भाग था और इजिप्ट से उसका संपर्क बढ़ा। जब इस्माइल पाशा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई तो 1876 में उसने अपने समस्त ऋण चुकाने से इनकार कर दिया। इस पर फ्रांस और इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने, जिन्होंने कर्ज दिया था, अपनी अपनी सरकार पर अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव डाला। फ्रांस की सरकार ने इस्माइल पाशा पर जोर डाला और इंग्लैंड ने भी उसके साथ सहयोग किया। अंत में 1879 में दोनों ने मिलकर इजिप्ट पर अपना संयुक्त आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन्होंने इस्माइल पाशा पर राज त्याग करने के लिए भी दबाव डाला, परंतु उसने इनकार कर दिया, तो इन्होंने टर्की के सुल्तान से कहकर उसे पदच्युत करा दिया। उसके बाद तौफीक पाशा इजिप्ट का खेदीव अर्थात शासक बना। इजिप्ट पर इंग्लैंड तथा फ्रांस पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित हो जाने के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे शासन व्यवस्था पर भी उनका अधिकार बढ़ने लगा। यह स्थिति इजिप्ट के राष्ट्रीयतावादियों को अखरने लगी और वहां विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो गया, जिसका नेता एक सैनिक अफसर अरबी पाशा था। पृष्ठ 51। अब तक तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों सहयोग करते रहे थे, परंतु उनमें मतभेद होना शुरू हुआ। इस समय फ्रांस का प्रधानमंत्री गेम्बेता था। वह इंग्लैंड के साथ मिलकर खेदीव को इस आंदोलन का दमन करने में पूरी सहायता देना चाहता था, परंतु इंग्लैंड झिझक रहा था। उधर बिस्मार्क इंग्लैंड और फ्रांस के इस सहयोग को नहीं चाहता था। उसने भी अपना प्रभाव डाला। इंग्लैंड इस आंदोलन को टर्की के सुल्तान की सहायता से दबाना चाहता था, परंतु फ्रांस टर्की की सहायता लेने के विरुद्ध था। 1882 के जून में अलेक्जेंड्रिया में विद्रोह हो गया, जिसमें कोई 50 यूरोपियन मारे गए। इस पर इंग्लैंड कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गया। उसने फ्रांस के सहयोग की मांग की, परंतु फ्रेंच औपनिवेशिक नीति के विरोधी क्लीमेंसो के प्रस्ताव पर प्रतिनिधि सभा ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह के दमन का भार अकेले इंग्लैंड पर पड़ा। आंदोलन के दमन के बाद इजिप्ट वस्तुतः इंग्लैंड के अधिकार में पहुंच गया। हालांकि नाम के लिए वह अब भी टर्की के साम्राज्य का एक भाग था, परंतु फ्रांस इस स्थिति से बड़ा असंतुष्ट था। इसी समय सूडान में भी विद्रोह हो गया, जिसका दमन आवश्यक था। उसके लिए धन की आवश्यकता थी। इजिप्ट की आय के प्रबंध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग था, जो राष्ट्रीय ऋण के भुगतान का प्रबंध करता था। उस आयोग की स्वीकृति के बिना सूडान के दमन पर धन व्यय नहीं किया जा सकता था। उस सहयोग में फ्रांस का प्रतिनिधि भी था। फ्रांस इजिप्ट में इंग्लैंड के प्राधान्य के प्रति अपना असंतोष इस आयोग में इंग्लैंड की नीति का विरोध करके प्रकट करता था। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों में मनोमालिन्य बढ़ता गया और अपनी इजिप्ट संबंधी नीति का समर्थन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जर्मनी का मुंह ताकने लगा। बिस्मार्क का कथन ये था कि इजिप्ट के भाग्य से कहीं अधिक महत्व की वस्तु हमारे लिए ब्रिटिश साम्राज्य की मित्रता है। उसने इंग्लैंड को पूर्ण कूटनीतिक समर्थन दिया। इंग्लैंड और फ्रांस का वैमनस्य बढ़ता गया और फ्रांस अकेला बना रहा, किंतु इस स्थिति के लिए उत्तरदायी फ्रांस था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1877 और 1914 के मध्य फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की गृह नीति अथवा विदेश नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, ड्रेफस केस के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, तृतीय गणतंत्र के दौरान फ्रांस के चर्च व राज्य के मध्य होने वाले संघर्ष का उल्लेख कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, फ्रैंकफर्ट संधि 1871 की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2, बुलांजे संकट पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 3, पनामा नहर संकट का समाधान किस प्रकार किया गया। पृष्ठ 52। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, फ्रैंकफर्ट की संधि मई 1871 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुई थी। नंबर 1, फ्रांस व रूस। नंबर 2, फ्रांस व जर्मनी। नंबर 3, फ्रांस व इटली। नंबर 4,
इटली व जर्मनी। इसका सही उत्तर है नंबर 2 अर्थात फ्रांस व जर्मनी। प्रश्न 2, फ्रांस में मई 1873 में दियर के स्थान पर किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया था? नंबर 1 मार्शल मैकमहा, नंबर 2 प्रिंस इंपीरियल, नंबर 3 कैसिमर पेरिस और नंबर 4 बुलांजे। इसका सही उत्तर है नंबर 1 मार्शल मैकमहा। प्रश्न 3, फ्रांस में संसदीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नंबर 1 1871, नंबर 2 1873, नंबर 3 1875 और नंबर 4 1878। इसका सही उत्तर है नंबर 2 अर्थात 1873। प्रश्न 4, फ्रांस की राजधानी वारसाई से हटाकर पेरिस में कब स्थानांतरित कर दी गई थी? नंबर 1 1880, नंबर 2 1874, नंबर 3 1878 और नंबर 4 1879। इसका सही उत्तर है नंबर 1 अर्थात 1880। प्रश्न 5, बिस्मार्क के पतन के पश्चात फ्रांस व रूस के मध्य मैत्री संधि कब संपन्न हुई थी? नंबर 1 1890, नंबर 2 1895, नंबर 3 1893 और नंबर 4 1896। इसका सही उत्तर है नंबर 3 अर्थात 1893। प्रश्न 6, फ्रांस ने ट्यूनिस पर अधिकार कब किया था? नंबर 1 1884, नंबर 2 1891, नंबर 3 1885 और नंबर 4 1881। इसका सही उत्तर है नंबर 4 1881। प्रश्न 7, फ्रैंकफर्ट संधि के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस पर कितनी धनराशि के भुगतान की जिम्मेदारी डाली गई थी? नंबर 1 25 करोड़ पौंड, नंबर 2 20 करोड़ पौंड, नंबर 3 14 करोड़ पौंड और नंबर 4 15 करोड़ पौंड। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अर्थात 20 करोड़ पौंड। पृष्ठ 53।